Hello everybody and hello students. Today we are doing this lecture of reflection on single refracting surface. This will be base for lens maker formula. तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल नया होगा because you have not studied anything related to this in class 10th. So it's a completely new thing for you. So you have to be very attentive to understand each and every concept. So I'll take you in lecture and make you understand those fine fabrics of the concepts. So when we talk about reflection on a spherical surface, so we are firstly talking about single spherical refracting surface and double spherical refracting surface. So this will be the basic agenda. अगर हम ये चीज समझते हैं तो फिर हम इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे. So we have to study refraction on a spherical surface. Refraction on plane surface तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है. Now we are going to talk about refraction on a spherical refracting surface. So I'll make a diagram for you, figure ray diagram for you, and उसको एनालाइज करके और फिर आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएंगे. So let me make diagram for you first. So see what we are doing here. We we have made this surface, right? This is, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू नेम इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स. यू कैन सिंपली से लाइक इधर से देख रहे हैं तो सर कॉन्वेक्स है, इधर से देख रहे हैं तो कॉनकेव है. मिरर तो है नहीं कि आपने एक साइड पॉलिश कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, और ओबियसली दूसरे साइड में क्या होगा, लाइट रे इंसिडेंट करेगी. तो आपको बड़ी अच्छे से पता है कि जी सर लाइट आकर के इंसिडेंट करती है, द साइड विच इज एक्सपोज टू द लाइट, उसको उसका डिप्रेशन और उसका बल्जिंग देख करके हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिसाइड करते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ तो एक तरफ एक मीडियम है, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है. वी कैन थिंक ऑफ दिस इज एयर. पहले मैं यहाँ एयर लिख रहा हूँ और अब मैं इसको काट दे रहा हूँ, मतलब कि नहीं जी ये एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, दैट इज मीडियम वन. मैंने पहले लिखा एयर और बोला कि एयर काट दिया मीडियम वन, मतलब जनरलाइज कर दिया. और ये जो है यहाँ पे, इसको हमने मीडियम टू लिख दिया. ये मीडियम टू हो गया हमारा. तो एक मीडियम वन हो गया, एक मीडियम टू हो गया. क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो हमें दो मीडियम तो चाहिए चाहिए होगा. अब मीडियम वन और मीडियम टू में से किधर ऑब्जेक्ट रख करके और किधर से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं. अगर आप इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं और इधर से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं इधर से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो क्या उसके हिसाब से कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहा जाएगा? तो आंसर इज नो. किसी भी सरफेस को कॉनकेव कहना है या कॉन्वेक्स कहना है, उसका नामकरण कौन करेगा? उसका नामकरण करेगा वो ऑब्जर्वर जो कि एयर में है, और वो एयर में रह के सरफेस को देखते हुए डिसाइड करेगा वो बल्ज्ड है या डिप्रेस्ड है, और फिर अकॉर्डिंगली कॉन्वेक्स है या कॉनकेव. सो who will decide it's a concave and convex? So who decides, who decides concave, concave or convex, concave or convex? My answer is, answer of this fact is observer in air. observer जो कि एयर में, ऑब्जर्वर इन एयर, जो एयर में है वो ऑब्जर्वर रह करके इस सरफेस को डिसाइड करेगा कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है. अगर इधर एयर है एंड फिर ओबियसली इस साइड वाला ऑब्जर्वर बताएगा कि यार ये कॉनकेव है, इधर कोई दूसरा मीडियम होगा. अगर इधर एयर है और फिर इस इधर वाले ने बताएगा कि ये कॉन्वेक्स है. तुम कहो नहीं सर इधर वाटर है इधर ग्लास है, अब बताओ सर भाई दिस इज वाटर एंड दिस इज, तो अरे भैया वो इधर वाटर है इधर ग्लास है तो वाटर हटा दो आप, अब इसको ले जाओ, ये ग्लास है ये वाटर है इसको हटाओ, इसको इस पूरे को एयर में रखो. अब एयर में रखोगे तो एयर जिधर साइड है उधर से जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि कॉन्वेक्स है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. सो हु डिसाइड्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स? ऑब्जर्वर इन एयर. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. ओके. तो फिलहाल मैंने इसको एयर था, इसको मैंने काट के मीडियम वन कहा है, मतलब आप इसको एयर मान सकते हैं. सो अब मैं फिर से यहाँ पे एयर लिख रहा हूँ और इसी एयर को हम मीडियम वन कह रहे हैं. लेट्स सपोज एयर हो सकता है या मीडियम वन हो सकता है. मेरा पॉइंट समझ गए आप? मैं इसको मीडियम वन लेके चलूंगा अभी थोड़ी देर बाद.
फिलहाल मैं आपको बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इसको एयर कह दिया और इसको एक मीडियम मान। अब ये सरफेस कैसा हुआ जी? कॉन्वेक्स हो गया, करेक्ट। एंड ये जो मीडियम दिखाई दे रहा है, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये एक मीडियम है। जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ते थे रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस में, तो रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस में हम लोग क्या करते थे? हम कहते थे कि भाई देखो एक मीडियम है और इसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट कराते थे, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट कराया, और फिर बोलते थे कि देखो भाई ये लाइट रे इसके ऊपर यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, कि देखो ये रे बेकार हो गई, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हम कहते थे कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करके हम लोग कहते थे कि भाई ये रे ना बेकार हो गई, यहाँ पे इस रे को लेना ठीक नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस रे। तो हम लोग यहाँ पे कहते थे कि चलो जी यहाँ पे एक रे ले लिया आपने, लेट सपोज यू हैव टेकन अ रे हियर, बोला ये रे इंसिडेंट किया और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, दिस व्हाट ही यूज्ड टू से, ये रिफ्लेक्ट कर गई। फिर यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल डाल करके रिफ्लेक्शन स्टडी कर सकते थे। तो ये मैं यहाँ क्या बता रहा था कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मीडियम है इंसिडेंटिंग मीडियम, और ये रिफ्लेक्टेड मीडियम। अगर ये मीडियम और ये जो जो भी मीडियम है ये और कॉन्टिन्यूअस रहता है, लेट सपोज दिस मीडियम रिमेन मोर कॉन्टिन्यूड लाइक दिस, यहाँ पे भी है, तब तब क्या होगा जी? अगर ये और ऐसे होगा, तो फिर मैं इस ग्रीन कलर का जो ये एरो था जो रिफ्रैक्टेड रे था, तो जिसको मैं फैला के यहाँ तक लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ तक लेके आऊंगा, इससे आगे क्यों नहीं लेके गया? व्हाई नॉट? बिकॉज यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होना है। ओके फाइन। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि अगर इस जगह पे ये दिस पॉइंट इज ऑफ, ये जो हमारे पास ये जो मीडियम है, ये मीडियम की अगर मैंने बाउंड्री रख दी, मतलब यहाँ पे कहीं पे बाउंड्री हो गई, लेट लेट सपोज मैं इसको हटाऊंगा, रखूंगा नहीं यहाँ पे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री रख दी ऐसे, और मैंने बोला जी यहाँ से रे ऐसे आ रही है, यहाँ रिफ्रैक्ट कर गई, और फिर रे यहाँ चली गई, यहाँ कर गई या यहाँ रिफ्रैक्ट कर गई, तब तो ये डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, जिसमें से एक स्फेरिकल हो गया और एक प्लेन हो गया। हमें भैया सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस करना है, वो भी स्फेरिकल। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान रहे हैं कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो और बाकी दूसरा कोई रिफ्लेक्शन ना हो। डबल ट्रिपल जो भी होगा आगे हम पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, लेकिन बेस बनाना है तो पहले ऐसे चलेंगे। तो चलो जी, तो फिर उस केस में मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये यहाँ से हट गया, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये लाइट रे आई मीन जो ये मीडियम है हमारे पास, ये वाला मीडियम, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी काफी तक कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि रे यहाँ पे इंसिडेंट किया और ऐसे चला गया। और अब यहाँ पे हमने इसको एयर कह दिया, तो ये सरफेस हमारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। अच्छा, अगर ये एयर है, ये मीडियम है, तो इफ आई हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ रेयरर एंड डेंसर, तो ये क्या हो जाएगा? रेयर, और ये क्या हो जाएगा? डेंसर। चलो मैं एक ये दूसरा नाम भी लिख देता हूँ जी, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है, ऐसे भी लिख लिया। ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। मैं बाद में इसको मीडियम वन, इसको मीडियम टू करके बताऊंगा, ये स्टेटमेंट तीसरी बार कह रहा हूं मैं, लेकिन समझाने के लिए अभी पहले एयर लिया, मीडियम लिया, रेयर कहा, डेंसर कहा, बाद में इसको मैं मीडियम वन मीडियम टू कह के सॉल्व करूंगा। तो फिलहाल ये तो डिसीजन हो गया कि ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, और हम ऑब्जेक्ट अब एयर वाला डिसाइड करा। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख देता हूँ, सपोज करो इस मीडियम में ही कोई ऑब्जेक्ट है, अरे बाबा आपने प्लेन वाले में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है, ऑब्जर्वर है मीडियम में, ऐसा पढ़ा था। तो आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? डेंसर मीडियम में रख करके ऑब्जर्वर बाहर है वो, वैसे ही स्टडी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल वी आर डूइंग सिंपलेस्ट केस। तो सिंपलेस्ट केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, एंड विल सी दैट कि कैसे उसका इमेज बनता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़े या रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन सरफेस पे पढ़ा हो हमने, या स्फेरिकल पे अभी पढ़ने जा रहे हैं, या रिफ्लेक्शन पढ़े प्लेन के ऊपर या स्फेरिकल पे, पर्पस तो हम लोगों का ये है ना कि भाई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन एंड उस मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्रैक्शन के कहते हुए मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्लेन में, प्लेन सरफेस के केस में। और अगर स्फेरिकल सरफेस की बात करें, तो रिफ्रैक्शन के केस में स्फेरिकल सरफेस पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फिर इसका रिफ्रैक्टिव। जैसे आप इस रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो वहां पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता था मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता था, वहां तो मीडियम एक ही हुआ करता था। अब यहाँ दो मीडियम है तो भाई मीडियम का भी इम्पैक्ट होएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी इम्पैक्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज व्हाट वी नीड टू स्टडी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है भाई, हमने मान लिया कि ये एयर है और इसमें एक करके देखते हैं हम लोग। तो चलो मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ और फिर रे डायग्राम बनाऊंगा, फिर उस पे कुछ सवाल उठेंगे, उठने चाहिए, और फिर उन सवालों पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑब्जेक्ट ओवर हियर, लेट सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, आई चूजन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ये कलर सूट नहीं कर रहा है, सो लेट मी टेक ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट से हमने लाइट रे इमेजिन किया कि यहाँ पे आके इंसिडेंट कर, लो जी एक लाइट रे इंसिडेंट कर गई। अब रे डायग्राम बनाने में बड़े सारे परेशानियां होंगी, और ओबियसली आपको ये दिख रहा होगा कि जो मेरी ये लाइन है, जो मैंने यहाँ पे ले रखी है, ये वाली लाइन, ये ना इसका बिल्कुल सेंटर से पास नहीं कर रही, ये लाइन थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो फिर रे डायग्राम मेरा गलत हो जाएगा। तो सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग दिस, मैं यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे लगाया, और अब लग रहा है कि हाँ जी ये बीचों बीच है, राइट, इस तरीके से ये बीचों बीच है। और अब मैं ऐसे लगा करके और फिर यहाँ से इस वाले पोर्शन को हटा दिया। तो अभी आप पोल है वो, आप इसको मानने में कोई आपको हेजिटेशन नहीं होगी। ऑलराइट, तो ठीक है, हमने इसको पोल कह दिया, ये पोल है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करा है। सर अब नॉर्मल कहाँ से डालेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कर्व हमने प्लॉट किया है, ये किस सर्कल का या किस स्फेयर का, एक ये कोशिश करके दिखा रहा हूँ, उधर देखना, ये ऐसे लेके गया, देखना क्या हो रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी, लाइक दिस, इसको ऐसे लगाया, इसको फिर ये ऐसे ऐसे फैलाया थोड़ा सा। अच्छा अब आप तो अब करीब करीब दिख रहा होगा आपको कि ओके, ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक कि दिस कर्व जो हमने लिया था वो इस स्फेयर का पार्ट है, और इसका सेंटर कहाँ है जी, बिल्कुल जहाँ पे होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। यस और नो? तो मैं इस, चूंकि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर में ये पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने इसका एडवांटेज उठा लिया, और मैंने बोला कि देखो जी, ये जो कर्व हमने लिया था वो इस स्फेयर का एक पार्ट है, और उसका सेंटर यहाँ दिख रहा है, तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया, बोला कि ये हमारा सेंटर होगा, और यहाँ से भैया इसको हटा के फेंक के बाहर, ये हमने चूज कर लिया। तो ये इसका, इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब अगर सी यहाँ पे है तो ये पी, और इसका नाम रख दिया सी, ये सी रख दिया। सो पी और सी को जो ज्वाइन करने वाला होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे आप। ऑलराइट, सी से उसको एक ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो चलो आप इसके ऊपर एक नॉर्मल इंसिडेंट करा दिया जी, लेट्स सी अ नॉर्मल हैज बीन मेड, ये नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्ट करेगी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो भाई दैट डिपेंड, साइन आई है, साइन आर क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो लेके चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से तय करेंगे। अब मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे को एक साथ बड़ी सारी चीजें समझानी है। तो मैं, मेरे पास ऑप्शन देखो जरा, ये क्या है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, हेलो नॉर्मल के तरफ से। अच्छा अगर ये मीडियम नहीं, पहली बात सुनना, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती सीधे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती। लेकिन अब तो ये मीडियम आ गया है, तो यहाँ पे क्या होना है, रिफ्रैक्शन होना है, तो ये ऐसे तो नहीं जाएगी। तो सर नॉर्मल की तरफ मोड़ना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतने से भी काम चल सकता है हमारा, कि देखो जी ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर दे। भाई अगर हम इस पे भी रखते हैं तो ये आई है और आर क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये आर कितना छोटा होगा डिपेंडिंग अपॉन कि इस मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है। दैट्स वेरी क्लियर।
अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसे लिख दिखाऊं, या इसको बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना के बोलूं कि ऐसे चली गई, या मैं इसको ऐसे भी ले जा करके और यहाँ कहीं पे इंसिडेंट करा दूं। मेरे पास सारे ऑप्शन है, क्या क्या फिर से रिपीट करो। मैं ऐसे ले जा करके ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे कट कर रही है, ये दिखा सकता हूँ। थोड़ा दूर ले जाके ऐसे दिखा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ देखो जी ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली गई, और मैं इसको थोड़ा ऐसे भी ले जा करके कहीं कर, इस केस में भी आर हमें आई से छोटा मिलेगा। मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर। विच ऑप्शन आई चूज? नाउ द पॉइंट इज दैट कि मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है बेटा। अगर मैं ये चूज करता हूँ तो ऑब्वियसली इफ आई हैपन टू चूज दिस वन, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के जाएगी, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मिलेगी नहीं। तो इमेज का पोजीशन कैसे निकालेंगे? तब उस केस में हम इस रे को पीछे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे। कैसे दैट इट इज गोइंग लाइक दिस, भाई ये लोग जी रिफ्रैक्ट कर, तब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा। तुम कहोगे ये पीछे ले जाने वाले का क्या मतलब है? समथिंग लाइक दिस। क्या कहेंगे, देखो जी ये रिफ्रैक्ट ऐसे की, बट डॉट 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 इधर कहीं जाके मिलेंगे। आई कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो इनफाइनाइट पे इसका, यानी कि ये रे रिफ्रैक्ट इन्फिनिटी पे जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी। तो मैंने ये वाला फिलहाल चूज कर लिया कि भाई देखो ये रे ऐसे इंसिडेंट की थी, और ऐसे इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे जा करके थोड़ा और पास ऐसे रख ली, तो इसी मीडियम में इधर। अब सपोज कर लो इसी डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर भी है, समथिंग लाइक दैट। फिलहाल मैंने ये लिया, मेरे पास सारे ऑप्शंस थे, और वो उन ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है, ये सी है, एंड दिस इज द पोजीशन वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो मैंने बोला कि इसका इमेज यहाँ बनेगा जी। लो जी इसका इमेज हमें बनाना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बोले कि इमेज बन गया। अब अगर ऐसा हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमेज हो गया, सिंगल रिफ्लेक्शन होना था, हो गया। इस एंगल को क्या नाम देंगे आप? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होएगा आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये हमारा साइट ऑफ इमेज है। अब हमें क्या करना है? हमें तो पता करना ना कि भाई ऑब्जेक्ट अगर पी से ओ यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज डिस्टेंस ये आपस में कैसे रिलेटेड है। इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, और उन एजम्पशंस को हम अगर तहे दिल से समझते हैं, देखो जी पहला टॉपिक जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा ना, इसमें करीब करीब घंटा लग जाता है, राइट। और अगर आपने उस पहले चीज को समझ लिया खूब अच्छे से, तो बाकी चीज तो 10 मिनट में आप मास्टर हो जाओगे। So although this class is being recorded, but you should enjoy it as a live lecture. Now the point is कि ठीक है, तो सर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके आपस के रिलेशनशिप निकालना है। तो इस रिलेशनशिप को निकालने के लिए मतलब कुछ एजम्पशंस हमें लेना पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में पहला सवाल यहाँ एक बनना चाहिए था, सर आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर पॉइंट इमेज बना दिया। मिरर में जैसे एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर देते थे उसका इमेज बनाते थे, वैसा क्यों नहीं लिया? कर देंगे उससे भी, लेकिन फिलहाल हम पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज की बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है जी। तो मैं कुछ एजम्पशंस जो कह रहा हूँ, पहले उन एजम्पशंस की हम बात कर लेते हैं। सो आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पेज एंड सेइंग कि एजम्पशंस जिस पे हमें, जिसको ध्यान में रख के हमें ये सारी बात आगे करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट तो ये हम लोग मानेंगे कि हम इसमें सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर वी कंसिडर पॉइंट इमेज, point image of point object only. We consider point image of point object only. That is the first thing. The second one is we assume that
curvature is, I mean, aperture is very, aperture of the uh, aperture is aperture of the refracting surface is very small. We consider aperture of, we consider aperture, we assume that aperture of aperture of surface, कौन सा refracting surface, refracting surface, surface are very small, very small. ये हमारा second line. And third line is that angle made by incident ray, normal and refracted ray. Angle made by incident ray, normal and refracted ray with principal axis, are very small, are very small. ये सारे एंगल छोटे. ये तीन assumptions हमें कंसिडर करना चाहिए. लॉजिक क्या है भाई, क्यों? तो भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट का, अभी हम लोग लीनियर ऑब्जेक्ट का लीनियर इमेज अगर बनाने की बात करें तो ये रे डायग्राम, मतलब अगर हम एक लीनियर ऑब्जेक्ट रख करके और लीनियर इमेज बनाने की बात करें तो आप कहोगे आप क्या फार्मूला लगाओगे, रे डायग्राम तो बना दोगे बट आप फार्मूला ही नहीं जानते कि कैसे करना है, तो आप तो फंस जाओगे. इसीलिए सबसे बेसिक चीज लेके चला गया. दूसरी बात, अपर्चर ऑफ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वेरी स्मॉल. ठीक है जी. अब मैंने देखने के लिए तो ये बहुत बड़ा बनाया. अभी आपको एक यहाँ पे सर्कल बना के या मैं एक स्फेरिकल लेकर के वो दिखाया था कि इस स्फेयर का ये पार्ट है. अब बात दूसरी तरीके से समझाता हूँ, जरा ये समझना. सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक कर्व बनाता हूँ कुछ इस तरीके से फ्री हैंड, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनाया मैंने. ये तो बहुत ज्यादा टेढ़ा कर दिया. दिस इज समथिंग लाइक बहुत ज्यादा टेढ़ा है. मतलब इतना टेढ़ा कहाँ होता है, इतना टेढ़ा तो होता नहीं. आप जो चश्मा पहनते हैं आपको उसमें इतना टेढ़ा दिखाई देता है क्या? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं. डू यू फाइंड दिस मच इतना शार्प टर्न हो रहा हो? इतना शार्प टर्न नहीं होता, बहुत मामूली से टर्न होता है. तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत मामूली से टर्न वाली चीज दिखाई है, समथिंग लाइक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस कर्व ये कितने बड़े स्फेयर का, कितने बड़े रेडियस के स्फेयर का पार्ट होगा, तो मैं अगर कोशिश करूं तुमको समझाने के लिए, हेलो, ऐसे ऐसे, ये तो बड़ा सर, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया. आई मीन ये तो बहुत छोटा सा हो गया, यहीं पे सेंटर हो गया. बट एक्चुअली जब ऐसे होएगा, यहीं पे सेंटर हो जाएगा, तो ये एंगल जरा गौर से देखना. समझाने के लिए कह रहा हूं मैं. यहाँ पे अगर ऐसे रख दिया तो आप ये करोगे तो ये एंगल तो बहुत बड़ा हो जाएगा. मतलब 30 35 डिग्री, 40 डिग्री, इधर 80, यानी कि कर्वेचर तो बहुत बड़ा हुआ. ऐसा होता नहीं है. इनफैक्ट ये जो मैंने दिखाया ऐसा नहीं हो करके, वी आई एम व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी बिग, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा सा सरफेस का, बहुत बड़ा सा सरफेस का, देखिएगा मेरी बात, ऐसे, और बहुत बड़ा सा, जितना बड़ा बना सके. और इसके ऊपर आप इसको और बड़ा कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस. आई मीन यू कैन मेक इट मोर बिगर. इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा, ये दिखाने के लिए मैंने किया, ये सब हटा दूंगा, इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा आपने ये पार्ट लिया. एंड यू कैन, आई मीन दिस इज हाउ, व्हाई डू यू डू इट. बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है, उस दूर वाले ऑब्जेक्ट से लाइट हमें चाहिए. और हमें, आपको स्फेरिकल एबेरेशन मैंने बताया ही था. तो हम ये नहीं चाहते कि जो लाइट है वो बहुत, तुम कहोगे सर इतना बड़ा पार्ट क्यों नहीं ले लेते, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ ले लो, तो फिर पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेज वाली कहानी आ जाएगी. तो हम लोग एक इतना सा और अगर बहुत जल्दी यानी कि शार्प टर्न वाला ऐसे बना दे, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो अगर बहुत दूर से ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें बहुत कम लाइट आएगी, और फिर
ऐसा भी सिचुएशन होगा कि बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है तो लो पार कर दिया, ऐसे ऐसे इसमें लाइट ही नहीं है। सो हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए आपको बताया जा रहा है कि हमने ये एक अपर्चर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, आई मीन समथिंग लाइक दिस। अब इसका सेंटर बहुत दूर होता है, और बहुत दूर सेंटर होगा नहीं कि यार बहुत बड़ा होगा, तो ऐसे ज्वाइन करोगे तो एंगल बहुत छोटा होगा, और उस उतने बड़े से स्फेयर के यानी कि जो उसका सरफेस है उसके ऊपर ये बहुत छोटा सा पार्ट आप लेते हैं। सो ओबियसली अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका एडवांटेज ये होता है कि उस पर जितनी भी रेज दूर से भी आ रही हैं तो वो सब पैराक्सियल रेज होती हैं, ऑल आर पैराक्सियल रेज, एंड वो स्फेरिकल एबेरेशन का मसला वहां पे नहीं होता, एंड हम दूर से भी रेज को उसके ऊपर इंसिडेंट करा सकते हैं। तो अपर्चर हम लोग छोटा लेते हैं, और अपर्चर छोटा लेने का मतलब कि ये जो पोर्शन है ये शार्प टर्न नहीं होता, इट इज अ वेरी वेरी लेस टर्न इट टेकिंग प्लेस, एंड द सेंटर इज फार अवे, एंड उस बड़े से रेडियस के हिसाब से उस बड़े से रेडियस के ऊपर बहुत छोटा सा पार्ट हम कंसिडर करते हैं। सो प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर। तो जब ये स्मॉल अपर्चर होगा, तो जब ये अपर्चर, सो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि अपर्चर वी हैव टू टेक इट अ वेरी स्मॉल, और अपर्चर स्मॉल होने का, अब मैं इस बात को यहाँ से, इन सबको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। चलो भाई ये हट गए, और इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, दिस ऑल गेट्स स्मॉल। सो व्हाट आई से दैट कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल। और जब अपर्चर बहुत छोटा होगा, यानी कि जो कर्व लिया है उस कर्व का सेंटर कर्व के पोल से थोड़ा ज्यादा दूरी पे है, और उस केस में दो जो ये मतलब बहुत दूर है, और फिर उस केस में जब सेंटर बहुत दूर होएगा, अगर ये सोचो ये सी बहुत दूर होता है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेट्स सी, अगर मैं ये वाले लेता हूँ मैं, और बोलता है देखो जी ये सेंटर बहुत दूर ऐसे कहीं पे होता है, जरा देखना है यहाँ पे, तो ये एंगल आई छोटा होता जाता है कि नहीं होता, और दूर कर दिया ये, तो ये आई छोटा होगा कि नहीं होगा, और दूर कर दूंगा तो आई छोटा होता जाएगा कि नहीं होगा, समझ गया ना मेरी बात। सो द आइडिया इज दैट कि ये जब जब हम अपर्चर बहुत छोटा कह देते हैं, तो हमारे पास वाला ऑब्जेक्ट जो पड़ा होता है, पास में जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, उस पास वाले ऑब्जेक्ट से जो हम पे लाइट रे इंसिडेंट करती है और वो जो एंगल बनता है, दैट एंगल बिकम वेरी स्मॉल, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो साइन आई अपॉन साइन आर म्यू होना है, तो आर को भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, और आई आर जब छोटा हो जाता है, एंड चूंकि ये ऑब्जेक्ट चूंकि बहुत छोटा सा है और ये बहुत दूर जा नहीं सकता, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वेरी स्मॉल एंड दिस ऑब्जेक्ट इज, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो उस केस में ये वाला जो एंगल होगा ना, अभी तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा कुछ बहुत बड़ा दिख रहा होगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस, इसको उठाया, बोला हेलो ये बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस अभी यहाँ पे तो इतना बड़ा, यहाँ गया तो और एंगल छोटा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस एंगल देखते जाओ ये वाला एंगल छोटा होता जाएगा, और दूर लेके जाओ ये एंगल और छोटा होता जाएगा, तो यानी कि ये एंगल भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, दिखा भी दी कि we assume that aperture of surface is very small and angle made by incident ray, normal and refracted ray with principal axis are very small। क्योंकि अपर्चर छोटा होने की वजह से इसको तो होना ही पड़ेगा, और ये जो एंगल बनता है ना, जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इसको हम लोग ना एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामकरण कर देते हैं। वी से एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज अल्फा, angle made by refracted ray with principal axis is beta, angle made by normal with principal axis is gamma। so guys ये r लिखा हुआ है, ये गामा लिखा हुआ है, तो ये जो दो एजम्पशंस हैं ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, और ये हम पहला काम कर रहे हैं तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा। सो दिस एजम्पशंस वी हैव will I mean these assumptions have been fully explained। so now we have understood these assumptions, and अब इन एजम्पशंस के बाद हमारा तो पर्पस भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू, उसको रिलेट करके क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, वो चीज है, और हम देख रहे हैं कि भाई ये हो कैसे रहा है। तो चलो जी हमने ये सब तो पढ़ लिया। सो दिस ऑल एजम्पशंस आर डन। अब इसमें रे डायग्राम की बात करें भाई, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के हिसाब से आप
थोड़ा सा लिटरेचर अंग्रेजी की तो आप सब लोग माहिर आदमी हैं, तो आप क्या करिए फट से, वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ convex refracting surface. Which refracting surface I said? Convex refracting surface. And the object is placed in rare medium and the light ray refracts and its image is being made in the denser medium. That's what the point is. तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ. We consider a point object O placed in rarer medium, placed in rarer. अभी ये rarer लिखा है, rarer यहाँ लिखा air, और फिर स्लैश देके लिखा medium 1. We consider a point object O placed in rare medium, bracket में air medium 1, in front of convex refracting surface, and its image is obtained as I, as shown in ray diagram. हो गया जी, हमने यहाँ पे हवाले कर दिया. We have to find relation between object distance, image distance. We have to find relation between object distance, image distance, radius of curvature, and refractive index. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ ब्रैकेट में. मतलब मीडियम 1 मीडियम 2 है, तो मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो ये अगर एयर के रिस्पेक्ट में हो गया तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, अगर किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हो रहा तो वो रिलेटिव हो जाएगा. एंड दिस रिजल्ट इज, बेटा आपके सामने ये पहली बार रिजल्ट सामने आ रहा है, राइट. अलग अलग, I mean the result which I'm writing, this is what I as a teacher love to practice, right? So this result I'm writing here 1 mu 2 minus 1, नीचे यहाँ पे r, right? I think this, क्योंकि पहली बार ये रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं और जगह बहुत छोटी है, so this is going to create a bad impact. So अगले पेज पे लिख रहे हैं, and this result is now here 1 mu 2 minus 1 upon r is equal to 1 mu 2 upon v minus 1 by u. That's what the result is. This result can also be written as mu 2 minus mu 1 upon r is equal to mu 2 by v minus mu 1 by u. This result can also be written like this. So बच्चा लोग, ये या ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है. This is what. So I say that कि we have to find relation between this and this, and ये है r radius of curvature हो गया, v image distance, object distance. अब कैसे होगा भाई? How? So process to find the result or the proof. We are talking about proof or the process to find this result. ये अगर आपको अच्छे से आता है प्रोसेस टू फाइंड दिस रिजल्ट, तो अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं इस रिजल्ट को निकालने के लिए, तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ आप बोर्ड के लिए तब पढ़ रहे हैं. अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप समझ लेना कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने का आपके अंदर मद्दा डेवलप हो रहा है. मींस यू आर बिल्डिंग अप योर कैपेसिटी टू सॉल्व दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस. प्रोसेस टू फाइंड दिस रिजल्ट. सो सी, दो तीन बातें हम लोग यहाँ पे, अभी अल्फा देख लिया, बीटा देख लिया, ये तो कंफर्म हो गया कि इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा कहेंगे,
रिफ्रैक्टेड रो जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके साथ कहेगा बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे। आप इसको चेंज करेंगे, इसका ऑर्डर अच्छी बात नहीं है। महाजनों यन गथा सो पंथा जो बड़े लोग सिखाते हैं उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। वी ऑल हैव रेड इन द बुक्स लाइक दिस इज हाउ इट इज केप्ट ऑन गोइंग। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये अल्फा बीटा और गामा हमें पता है कि ये है, अब हमें इनके बीच में रिलेशन ड्रॉ करना है। तो मैं इस पॉइंट को जहां पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूँ एम। दिस पॉइंट इज एम। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दिस परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉ फ्रॉम एम टू एन, राइट। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एन। दिस इज एम एन, दिस इज एम एन, ऑलराइट। ये हमने एक काम किया है यहाँ पे। So we are saying that, right, process to prove this. So we we draw a perpendicular, we draw a perpendicular MN from M at principal axis. Principal axis. चलो जी, ओहो, principal axis. So we draw a perpendicular MN from M at principal axis. ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया ना। अब क्या करेंगे? Since aperture is very small, या ये अपर्चर इज वेरी स्मॉल वाली बात थोड़ा बाद में कहते हैं। अब जरा गौर से देखें आप, आपने इन ट्रेंगल्स का जरा एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं बेटा, एम ओ सी मॉक, एंड एक दूसरा ट्रेंगल यूज करूंगा एम आई सी मिक, मॉक एंड मिक, मॉक एंड मिक, राइट। मिक्की एंड डोनाल्ड, क्या मिक्की और क्या होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो चूहे बिल्ली वाला है, मॉक एंड मिक, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। तो आपको मॉक एंड मिक ट्रेंगल देखना है और फिर उसके हिसाब से करेंगे। नाउ मॉक एंड मिक ट्रेंगल इन ट्रेंगल, दिस इज MOC मॉक, और इन ट्रेंगल MIC मिक, मॉक एंड मिक। तो मॉक के अंदर आप MOC, ये ट्रेंगल साफ साफ दिख रहा होगा आपको। इनके एंगल्स के बीच में रिलेशंस देखिए, यहाँ पे एक एंगल क्या है अल्फा, यह एक एंगल है गामा, ये है आई। यू नो दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड दीज आर द टू इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता है टू इंटीरियर एंगल का सम, जो अपोजिट साइड, जो तीसरा एंगल के साथ वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बराबर होता है। सो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होना चाहिए, लाइक सम ऑफ, हमने ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है भाई, कि ये एंगल, और अगर आपको ये एंगल और ये एंगल मालूम है तो ये वाला एंगल, तीसरा जो एंगल होगा और ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इनका इनका सम इसके बराबर होता है। तो ये बहुत बेसिक बात है, आपने पढ़ा हुआ है। इस पे अगर आपको ये नहीं आता तो मैं व्यर्थ टाइम गंवा रहा हूँ आपको पढ़ाने में, इतनी बात होनी चाहिए। सो इन ट्रायंगल MOC मॉक, सो व्हाट, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। और यहाँ पे अगर आप देखें मिक में एम, आई कहाँ है यहाँ पे, सी कहाँ है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, तो ये आर है, ये बीटा है, और इन दो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। So this is r plus beta is equal to gamma. So alpha plus gamma is equal to I, r plus beta is equal to gamma. This is what we have got it. Okay. We are saying that कि tan अल्फा अगर हम निकालें तो क्या होगा, MOC और MIC जो लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कोई बात नहीं। अब अब tan अल्फा अगर आपको ढूंढना है तो tan अल्फा मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अल्फा, तो इस टेन अल्फा निकालने के लिए क्या होगा, MN ओ लेना पड़ेगा। तो आप MNO में जाओगे तो टेन अल्फा मिल जाएगा, MNC में जाओगे तो टेन गामा मिल जाएगा, MNI में जाओगे तो टेन बीटा मिल जाएगा। तो आप इनका आप चाहे तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई है, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा है। अब यहाँ पे ना ये टेन अल्फा और ये सब निकालने के पहले एक लाइन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, aperture is very small, therefore alpha, beta, gamma, I and R
r, very small, सारे small है. Therefore, I can be written as sin I, r can be written as sin r, अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा, बेवकूफी होगी, कोई फायदा नहीं है, टेन अल्फा. बीटा कैन बी रिटन एज टेन बीटा, एंड गामा कैन बी रिटन एज टेन बीटा, टेन गामा. सर वाई लाइक दिस? फायदा होगा ना, आई को साइन आई आर को साइन आर लिखेंगे तो साइन आई साइन आर जो होगा वो हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आएगा, उनका रेशियो. और टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस लेके चलेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर सारे ट्रायंगल में हो जाएगा, और ये बेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का एन से डिस्टेंस आ जाएगा, इधर ये सब कुछ आ जाएगा, तो जो चाहिए हम उसको रिलेट कर पाएंगे. दैट इज वाई वी आर डूइंग इट. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. So I is equal to sin I, R is equal to sin R, alpha is equal to 10 alpha, beta is equal to 10 beta, gamma is equal to 10 gamma. This we are doing it just to reach to the result. So aperture is very small, therefore this is this. ये line लिखने के बाद हमने ऐसे लिख दिया. Okay. Now we are saying, अच्छा इसी जगह पे लिखते हैं, इसको चेंज करके, ताकि हम अगले स्टेप पे अगर जाएं तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो. So look at this here, what I'm doing. Right. So मैं इस जगह को यूज कर रहा हूँ. Now I'm saying that, now look at this here, sin I upon sin R अगर करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ गामा, यहाँ लिखेंगे टेन ऑफ R एंड देन टेन ऑफ R एंड देन टेन ऑफ बीटा. लिख दिया ऐसे. एक बच्चा ऐसे नहीं लिखना चाहता, वो कहता है सर आई विल राइट लाइक दिस, आई अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन आर प्लस ओहो या आई अपॉन आर. अच्छा देखो जी, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो रही है कि ये आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा लिखिए. सो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऊपर वाला तो रिजल्ट गलत हो ही गया है. सो ठीक है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. विल चेंज इट लाइक, साइन आर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, गामा माइनस बीटा लिखना होगा. तो चलो जी, यहाँ से ये हटाओ और इसको ये भी हटा देते हैं. व्हाट आई एम सेइंग, this can be written as chain of gamma minus chain of beta. All right. And here I was saying that कि I upon R is equal to अल्फा प्लस गामा, और यहाँ से R is equal to क्या है, गामा माइनस बीटा. ठीक है, राइट, गामा माइनस बीटा. तो अब अगर I को साइन आई और R को साइन आर लिखेंगे, तो अल्फा को साइन अल्फा, एक बच्चा ऐसे भी कह रहा है कि सर अब ऐसे कर लीजिए, साइन आई, ये जो दिखा रहा हूँ ये गलती बच्चे करते हैं, अल्फा प्लस गामा और फिर साइन ऑफ गामा प्लस बीटा. तो बच्चे करते हैं ऐसे. और कुछ बच्चे फिर उनको अचानक याद आता है, नहीं सर ने बोला था कि इसको 10 करना होगा, सो दिस इज 10 करना होगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर उसको लिखते हैं टेन ऑफ अल्फा प्लस गामा. और देखो जी, ये तो मेरी गलती हो रही है बार बार, आई एम डूइंग दिस मिस्टेक, ये दिस माइनस है, और फिर एंड टेन ऑफ गामा माइनस बीटा. और फिर यहाँ पे जा करके और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, हो गया काम उनका. Now they are not able to prove this result. तो ये गलतियां मैंने करके दिखाई हैं कि स्टूडेंट्स डू सच मिस्टेक्स एंड देन दे लैंड इन soup and they are not able to process further. So guys, you are not supposed to do this. तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, ये मत करना, ये काट दिया मैंने. तो फिर आपको ये रिजल्ट से इस जगह पे आना है, अल्फा को 10 अल्फा, बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा, ऐसे लिखना है. दिस इज द राइट अप्रोच. सो आई कैन टेक दिस स्टेप, और ये स्टेप अगले पेज पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये गलतियां मैंने आपको समझा दी. सो आई एम यूजिंग नाउ कि this is I upon R is equal to, I is equal to what? It was alpha plus gamma, and R is equal to gamma minus beta. So now this is sine of I upon sine of R, and that is equal to 10 of alpha plus 10 of gamma, right? And this is 10 of gamma and minus 10 of beta. आज आप ये लेक्चर देखने के बाद, without looking at the recording, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस रिजल्ट को खुद डिराइव करने के लिए. ठीक है,
और फिर देखिए कि आपसे क्या गलती हो रहा है। और तब जब आप उसको देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि ओके, वो एक टीचर वाज स्ट्रेसिंग हियर एंड देयर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिख दिया जी, ओके फाइन। अब सबकी वैल्यूज लिखनी है हमें। सो यहाँ पे 10i और 10r लिखने का कोई फायदा तो है नहीं बाद में, चूंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 10 अल्फा की वैल्यू लिखें। सो आई राइट एम एन अपॉन, मैं पीछे जा नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, एम एन अपॉन एन सी, एंड दिस इज एम एन अपॉन, बाद में एक बार पीछे ले जाकर आपको दिखाऊंगा, एन सी, एंड दिस इज माइनस एम एन अपॉन एन आई, एंड साइन आई अपॉन साइन आर। तो सर ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, दैट इज म्यू 2 बाई म्यू 1। यहाँ पे एयर रख दिया। अगर दो अलग अलग मीडियम है तो, अगर है कि पहला म्यू 1 है और दूसरा म्यू 2 है तो ऐसे। और अगर सर पहला एयर है और दूसरा मीडियम है तो फिर तो सीधा सीधा एयर म्यू यानी सीधा म्यू लिखा जा सकता है। तो वी आर डूइंग मोर जनरलाइज केस, नो, सो वी आर राइटिंग लाइक दिस। सो अगले स्टेप में इसको मैं म्यू 2 अपॉन सिर्फ म्यू 1 ही लिखूंगा, और ये सब एम एन उड़ा दूंगा। तो ये क्या बन गया, 1/NO, 1/NO plus 1 by NC, and now here 1 by NC minus 1 by NI. That's what the point is. अब since aperture is small, फिर एक बार ये लाइन लिखो, since aperture is a small, aperture is small, ठीक है जी, तो small, therefore n coincides with p, by np के साथ coincide कर जाएगा। चलो एक बार दिखाते हैं ये सब बात क्या कहा मैंने यहाँ पे। देखो जी, एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन ओ, तो 10 अल्फा एम एन अपॉन एन ओ, 10 गामा एम एन अपॉन एन सी, 10 आई 10 बीटा इज एम एन अपॉन एन आई। एम एन काट दिया जी, तो कट गया। अब एन सी आ गया, एन आई आ गया, एन ओ आ गया। और हमने तो बोला नहीं कि अपर्चर बहुत छोटा है, तो ये एम बहुत पास दूर नहीं होकर के एम बहुत पास होगा। और फिर सपोज यहाँ था तो ये एम थोड़ा दूर दिख गया, अगर ये बहुत पास होगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एन पी के साथ ही होएगा करीब करीब। तो जब एन पी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एनसी जिसको कहा आपने उसको पीसी कहिए, जिसको एन आई कहा उसको पी आई कहिए, जिसको एनओ कहा उसको पीओ कह दीजिए। तो ऐसा करके आप करीब करीब रिजल्ट तक पहुंच गए। सो देयरफॉर नाउ यू कैन से, therefore this NO is equal to PO, NC is equal to PC, and NI is equal to PI. And now, after doing this, let's make this separation here. And right, and now what we are doing here is, यहाँ तक तो बड़ा क्लीन हो गया सब कुछ। अब ऐसे रखते हैं तो ये रिजल्ट क्या बना, दिस म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू 1 by PO, 1 by PC, now 1 by PC minus 1 by PI, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं रिजल्ट क्या बना। सो म्यू 2 by PC माइनस म्यू 2 अपॉन PI इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन PO एंड प्लस म्यू 1 अपॉन PC, लाइक दिस। ऐसे रिजल्ट आ गया। अब ये जब रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये पीसी वाले का रिजल्ट यहाँ और एक यहाँ पे है, तो इस आप को इधर लेके जाओ, इनको इधर लेके आओ, थोड़ा अच्छा लगेगा पीसी वाले एक साथ करने पे। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पीसी हो गया। और यहाँ कौन आ गया, ये म्यू 2 अपॉन पी आई हो गया। और यहाँ कौन आ गया, सो म्यू 1 अपॉन पी हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये रिजल्ट लिख दिया हमने। अब वी नो दैट, वी नो दैट व्हाट वी नो नाउ, वी नो दैट, वी नो दैट दैट पीसी जो है हमारा वो प्लस आर है साइन कन्वेंशन से। वी नो दैट बाय साइन, ओ माय गॉड, होल्ड फॉर अ व्हाइल, बच्चा लोग। So we know that by sign convention, by sign convention that PC is equal to plus R, PI can be written as PI plus V, and PO can be written as minus U, object distance. साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, बस बात खत्म। इधर प्लस आर प्लस वी माइनस यू। अब जब ऐसे कर लिया हमने यहाँ पे, तो इन सब की वैल्यूज डालो जी, तो ये क्या आ गया आपके पास। सो दिस रिजल्ट हैज कम नाउ, म्यू 2 माइनस म्यू 1, पीसी की जगह पे प्लस आर लिख दिया आपने, म्यू 2 एन अपॉन प्लस वी लिख दिया, और फिर म्यू 1 प्लस और माइनस यू लिख दिया। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब सब साइन हटा करके अगले स्टेप में आपने लिखा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर,
इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। अरे यही शायद हम लोग ढूंढ रहे थे, राइट, यही ढूंढ रहे थे। तो ये पहला फॉर्मेट तो हमारे पास आ गया, दिस फर्स्ट फॉर्मेट वी हैव रिसीव। ठीक है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आप देखिए यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। नहीं, μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। तो ये रिजल्ट आपने एक तरीके से प्रूव कर दिया। अब आप अगला स्टेप क्या उठाइए, इसी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस। सो just making this separator here and and we are saying like this, now look at this here कि अगर आप μ2, ये जो लिखा हुआ आपने रिजल्ट μ2 माइनस μ2, ये यूज करते हैं कलर, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन, ये रिजल्ट है। अब अगर दोनों तरफ μ1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई μ1, क्या आ गया, 1 μ2, 2 बाई μ1 1 μ2 माइनस 1 μ1 से डिवाइड करोगे तो, अरे बाबा समझ गया ना, μ1 से डिवाइड किया, यहाँ पे μ1 आ गया, तो μ2 बाई μ1 1 μ2, μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 10 अपॉन आर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या बना, μ2 अपॉन μ1 दैट इज μ2 बाई 1 μ2 और फिर ये क्या हो जाएगा 1 बाई यू, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय μ1। थोड़ा इस काम को करने के लिए मैं यहाँ μ1 लिख देता हूँ, यहाँ μ1 लिख देता हूँ, यहाँ μ1 लिख देता हूँ। तो आपको नहीं लग रहा है μ1 और μ1 कट के 1 आ जाएगा, μ2 बाई μ1 1 μ2 हो जाएगा, μ2 बाई μ1 1 μ2 और μ1 आ जाएगा ना। इसीलिए इस μ1 को रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए, लिख के भी दिखा दिया और अभी यहाँ से उड़ा दिया इसको। ठीक है जी, बच्चा समझदार है, आई होप ही विल गेट इट। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने एक तरीके से ड्राइव कर लिया जो हमारी जरूरत का था। दैट्स व्हाट द पॉइंट वी वर लुकिंग फॉर। अब प्रोसेस में हमने सारे इंफॉर्मेशन को डाल दिया, ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया। हमने देख लिया कि भैया देखो ये एजम्पशंस को पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज माना, अल्फा बीटा गामा सब छोटा है, राइट, अपर्चर स्मॉल है जी, सारे रिजल्ट्स को आपने यूज कर लिया, हो गया जी। अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये ऐसे लेकर के आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया। सो once you know how this result has been derived, now you can do some बड़ा काम, right? So now we have done this result, ये result हमारे पास है यहाँ पे। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ, if I say like this, देखो बच्चा मुझे ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाओ, प्रूव प्रूव दिस रिजल्ट, ध्यान से, प्रूव दिस रिजल्ट, प्रूव दिस रिजल्ट, which result 1 μ2 minus 1 by r is equal to 1 μ2 upon v minus 1 by u. Okay. 4 convex refracting surface, convex refracting surface from denser to rarer, from denser to rarer। सरफेस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, और लाइट रे हैज टू पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अभी हमने रेयर टू डेंसर लिया था, ओके। फिर मैं कहूँ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये कह दूं। फिर मैं कहूँ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, चार केसेस बन सकते हैं, मतलब ये तीन और एक वो जो हमने किया। तो क्या आप सीधा सीधा जो रे डायग्राम बनाया वही बना के कर देंगे? सो आई would say you that you make a pause and try to make, before you advance in the video, you try to make a ray diagram of your own for these conditions and check
दैट इज योर रे डायग्राम, यानी कि उसको बना लो और फिर आगे वीडियो में बढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि आपसे कौन सी गलती हुई है और क्यों गलती हुई है. सो आई वुड रिक्वेस्ट you to pause and make this diagram. So I'm making for you this ray diagrams and देखना है कि कैसे क्या हो सकता है. Look at this here. So पहले डिसाइड किया कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना है हमें और डेंसर टू रेयर है. तो कॉन्वेक्स डिसाइड करेंगे मतलब कि भाई एक बंदा होगा एयर में, उसके हिसाब से वो कॉन्वेक्स देखना चाहिए. एंड फिर उसमें हम डेंसर टू रेयर यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसर से रेयर जाएगा. तो मैं देखो ऐसे ले रहा हूँ. दिस इज हाउ आई कैन थिंक ऑफ. दो तरीके से बनाऊंगा इसलिए दो बना दे रहा हूँ ऐसे. तो सी बड़े कमाल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये रे डायग्राम अगर दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी. मतलब ये ज्यादातर केस में बच्चे समझ नहीं पाते कि रे डायग्राम कैसे बनाना है. सो दैट इज व्हाई दिस ट्राई इज बीइंग डन. ठीक है जी. नाउ लुक है यार. अब ये डेंसर मैंने मान लिया, यहाँ पे ये डेंसर हो गया हमारा और ये रेयर हो गया. ऑब्वियसली कोई भी बंदा अगर एयर में है उसको दिखाई देगा कि ये कॉन्वेक्स है और डेंसर टू रेयर दिखाना है. और ज्यादातर हम लोग लाइट रे को लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं. तो लाइट रे को लेफ्ट टू राइट अगर लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो हमने लेफ्ट टू राइट लेके चलना है, यहाँ से लाइट रे लेके चलेंगे, इधर ऑब्जेक्ट रख देंगे, डेंसर टू रेयर दिखा देंगे. नाउ लुक एट दिस हियर. इस रे डायग्राम को बनाने में क्या तकलीफ हो सकती है. पहले तो एक ऑब्जेक्ट मान लिया आपने. लेट्स सी यू हैव अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर. दिस इज द ऑब्जेक्ट. पहले आपने सोचा कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे. अच्छा, अब आपको इसके सी के लिए मैंने पीछे समझा ही दिया था, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ करके यहाँ कहीं सी होगा. यहाँ सी ले लिया हमने. दिस इज सी. ये ऑब्जेक्ट है जी. तो मैं इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लेके चलता हूँ मैं. देखना कैसे बनाया जा रहा है. इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लेके चला, कहाँ यहाँ भी डाल सकता था, यहाँ भी रखो. अच्छा डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ तो लेट सपोज आई पुट हियर. ये ऐसे ले लिया जी. लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो गई. ओके जी. आंसर टू. अब ये रेयर में जाएगी. ऑल राइट. फिर आपको इसके ऊपर नॉर्मल चाहिए ना. चाहिए कि नहीं चाहिए. बिल्कुल चाहिए होगा. तो ये देखिए आपने एक नॉर्मल ले लिया. ये इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. गुड. अब ये लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी भाई. तो नॉर्मल से अवे यानी कि जितना ये एंगल है उतने से ज्यादा बड़ा. ऐसे भी हो सकता है. अरे ये कहाँ से चली है, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें. हमें तो ये वाली रे चाहिए. तो अब ये रे ऐसे इतने से भी रिफ्लेक्ट कर सकती है. हमने थोड़ा बड़ा दिखा दिया. ऐसे भी करूंगा तब तो ये कहीं पे इधर मीट नहीं करेगा, तो पीछे ले जाकर दिखाना पड़ेगा. हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे वहां डिस्कस किया था ऑन लो लगे यहाँ में ऐसे. ये ऐसे समझाया जा रहा है. एक्चुअली किधर बनेगा, कहाँ पोजीशन होगी, वो तो फॉर्मूला के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे लाइट रे आ रही है. और आप देख रहे हो आपने डिसाइड किया कि ये कॉन्वेक्स है, लेकिन लाइट डेंसर टू जब यहाँ पे आ रही तो ये कौन इसके हिसाब से वो कॉन्केव साइट है. बट आप वैसे नामकरण नहीं होगा. नामकरण एक बंदा रेयर मीडियम में रह के एयर में रह के जो डिसाइड करेगा वो नामकरण होगा. और अब ऑब्जेक्ट ये कॉन्वेक्स सरफेस कहलाएगा और लाइट डेंसर टू रेयर आती हुई कहलाएगी. ये ध्यान रखना है. तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि मैं ऐसे भी ले जाके दिखा सकता हूँ. हो सकता है इमेज इन्फिनिटी पे बने तो भाई चलो ऐसे हो गया. इन्फिनिट हो सकता है इमेज जो है जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, तो भाई ऐसे रख दिया तो पीछे ले जाके कहीं बनाएंगे. कुछ भी हो सकता है ना भाई. और हो सकता है कि इमेज यहाँ बन रहा हो. समथिंग लाइक दिस.
ओके, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरी बात मैंने कही यहाँ पे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे कोई बंदा लेफ्ट टू राइट ना बना रहा हो ऐसे। वो कह रहा है मैं, जैसे पिछला सर आपने डायग्राम लिया था कॉन्वेक्स वाला थे ना, ये ले रखा आपने और यहाँ रेयर टू डेंसर कर दिया, मैं ये रेयर टू डेंसर किया, मैं क्या करता हूँ सर, आई डू इट लाइक दिस, कि मैं सेम सिचुएशन में यहाँ ऑब्जेक्ट लाइट को ऐसे लेके चला जाता हूँ, फाइन, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। बट अब आप उस केस में आपका रे डायग्राम आप जरा देखो ऐसे, और फिर आपने बोला कि मैं लाइट से ऐसे लेके जाऊंगा, भाई I'll take a light, ओ यो यो, इसकी जरूरत नहीं थी, से दैट लाइट रे आपने यहाँ से लेके गए इस जगह पे, फिर आपका सी होगा कहीं पे, उस सी से आपको नॉर्मल चाहिए होगा, यहाँ कहीं सी होगा, इसी से ये कोई पॉइंट है जी यहाँ पे सी, दिस इज योर सी, और इस पॉइंट से आपको नॉर्मल चाहिए तो आपने एक नॉर्मल ले लिया, ठीक है, ये नॉर्मल ले लिया, और फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उधर बात आपने कही है, तो अब लाइट रे को आप क्या कर रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट करा दीजिए, रिफ्रैक्ट करा करके जैसे आप थोड़ा, चलो मैं वो ले लेता, ऐसे ले लिए, कुछ इस तरीके से नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गई, और अब ये पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखो चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल, ऐसे, और बोला देखो ये नॉर्मल से दूर गई है, थोड़ा और फैलते हुए ऐसे रिफ्रैक्ट की, कोई भी बंदा देख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे मतलब दोनों ऑप्शन दिखा दिए ना, ये इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे है जी, और ये पोर्शन आप पीछे लेके आए हो, यानी कि ऐसे, तो आप दिखा दिए कि इधर कहीं पे जाकर के ये इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई, यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसर में इमेज भी डेंसर में बन गई, समथिंग लाइक दिस। तो कोई भी कंडीशन हो सकता है ना भाई, तो इस केस में ये क्या बन गया हमारे लिए, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बना है, यहाँ कहीं बन गया ये इमेज बन गया, ये हमारा सी है। अब एंगल लिखना है आपको, तो आप यू कैन राइट यहाँ पे, ये एंगल बताओ, ये इंसिडेंट रे वाला है, ये अल्फा होगा, ये कौन होगा, गामा होगा, ये कौन होगा, बीटा होगा, ये बीटा, बीटा होगा, इधर चूंकि इमेज बना रहे हैं आप, इस केस में ये बीटा हो गया भाई, ये अल्फा हो गया, ये गामा हो गया, ये पॉइंट एम ले लें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा एन, ये पी हो गया, ये एम हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए एन, और ये पी हो गया, आप करी। हाँ, क्या चेंज होएगा, मॉक एंड मिक में जो रिलेशन था, दैट वहां पे हम लोग देख रहे थे आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो रहा था, क्या यहाँ भी आई इज इक्वल, अच्छा ये एंगल हमारा आई है, ये एंगल हमारा आर है, इस केस में ये एंगल हमारा आई है, ये एंगल आई है, और ये एंगल आर है। तो अब अगर आप यहाँ मॉक देखो, इफ यू लुक एट मॉक ट्रायंगल एम ओ सी, मॉक देखो, तो एम ओ सी ये मॉक है, अल्फा, ये एंगल कौन है, आई, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा होगा, सो मॉक के हिसाब से आपको क्या मिला, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, सो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा। अच्छा आप यहां से देखें आर के बारे में, तो गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर होगी, सो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एंड इधर से देखें, आप इस ट्रायंगल में देखें, जो आपकी सिचुएशन है, यहाँ पे मॉक है, ये मॉक, ये मिक था, एम आई सी था, ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ की इस ट्रायंगल में देखें, मॉक एंड मिक देखेंगे, एम ओ सी लाइक दिस, तो अगर आप मॉक देखेंगे, एम ओ सी देखेंगे आप, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एम ओ सी की बात, ये एंगल कितना है, अल्फा, राइट, ठीक है जी, ये एंगल है अल्फा, एंड ये इंसिडेंट, अरे बाबा ये क्या लिख दिया, ये आर है, ये एंगल आई है हमारा, दिस इज, पता नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, या दिस इज, आई हैव टू राइट दिस एंगल एज आई, ये आई ही लिखा था शायद, ओके, दिस इज एंगल इज आई, सो हियर व्हाट डू यू सी, वे ये आई है और अल्फा है, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, और यहाँ मिक देखो अगर इस वाले ट्रायंगल में ऐसे देखो, तो अगर मिक देखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये एंगल आर है आपका, यस, ये एंगल है बीटा, ठीक है, ये ये एंगल आर है ऐसे, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा, अगर ये एंगल आर है तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आई है, ये आर हो जाएगा, सो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा,
आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो जैसा आपने सोचा है ये निकाल दिया जी, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। देख रहे हैं यहाँ आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा आया था, यहाँ पे आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा आ गया। सो कोई भी आई मीन जो डायग्राम लिया आपने, रे डायग्राम लिया, वो लेकर के आप आगे बढ़ो। अब किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा कि सर यहाँ तो आर गामा प्लस बीटा हो गया, ये गामा माइनस अल्फा हो गया, फिर ये रिजल्ट कैसे आएगा, यहाँ कहीं कहीं प्लस माइनस साइन चेंज होगा। अरे नहीं बच्चा, जब तुम ये ले करके साइन अल्फा, साइन साइन आई, साइन आर करोगे, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा करोगे, फिर उनकी ट्रेंगल के हिसाब से आप रिजल्ट रखोगे, लाइक ये सब करोगे, ये जैसा है उसके हिसाब से साइन के साथ चलोगे। जब तुम यहाँ तक पहुंच के जब यहाँ पहुंचोगे, तो यहाँ ये तो तुमको अपने एंगल के हिसाब से, मॉकैनिमिक के हिसाब से चूज करना है, मॉकैनिमिक के हिसाब से चलना है। यहाँ पे आओगे तो जब तुम ये देखोगे तो पता चला ये बदल गया जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर हो गया, इमेज पहले जिधर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट किसी और साइड में चला गया, इमेज किसी और साइड में हो गया, तो ये भी तो चेंज होएगा ना। और फिर इसका ध्यान रख करके प्रॉपर तरीके से रख दोगे तो यू विल लैंड टू द सेम रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये मैंने तुमको कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दिखाया। अब अगर किसी के दिमाग में सर कॉनकेव वाला कैसे बनाओगे आप, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कॉनकेव बनाना है, कैन मेक इट। हाउ, लुक एट दिस हियर। सो आपको कॉनकेव पे बनाना है तो लिख सी हाउ वी आर डूइंग इट। हमने यहाँ पे दिस पोर्शन भी फाइन, और अब हमने बोला जी ऐसे ले लो, कुछ इस तरीके से ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक बंदा एयर में है, उसको देख के साफ साफ डिसाइड करेगा कि भाई ठीक है ये कॉनकेव सरफेस है। अब इस कॉनकेव सरफेस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। आप ऑब्जेक्ट रख लो कहीं पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, लेफ्ट टू राइट डायग्राम बनाने के लिए आप दूसरे तरीके से बना सकते हो। आप बोलोगे देखो जी यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट की, ये लाइट रे अपने इंसिडेंट कराया यहाँ पे, फिर इसका कहाँ होगा सी भाई साहब, भाई यहीं कहीं सी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेट सपोज मैंने यहाँ सी मान ली, यानी कि इस जगह को हमने सी मान लिया। अब ये थोड़ा ना कॉम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे डायग्राम बनाने जाओगे तो आपको डर लगने लगेगा कि पता नहीं सही बन रहा है या गलत बन रहा है, बट नथिंग टू फील बॉदर्ड अबाउट इट। सो लुक एट दिस, ये अगर आपने सी मान लिया, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो आप यहाँ नॉर्मल डालोगे, डाल दो भाई नॉर्मल, ये नॉर्मल डाल दिया आपने। अब ये लाइट रे रेयर टू डेंसर गई है, ये एंगल ऑफ आई, अभी इसको, ये एंगल आई हो गया, अब इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ना है, तो कैसे मोड़ाओगे भाई, तो इससे तो छोटा एंगल चाहिए ना, तो लो भाई चिपका के दिखाओ ऐसे, ऐसे दिखाओगे आप। जब ऐसे दिखाओगे थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, आप ऐसे रखोगे तो ये दिख रहा है कि तो सर वही डायरेक्शन हो गया, ये तो वही डायरेक्शन हो गया, तो आप थोड़ा इसको मोड़ देना होगा। जब ऐसे करोगे तो ओबियसली इधर तो कहीं पे इमेज नहीं बनेगा ना, इसको पीछे लेके जाना, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप इसको पीछे लेके जाओगे सर, ऐसे 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 यहाँ कहीं पे, दैट्स व्हाट द पॉइंट है। जब आप ऐसे कर दिए, समझा दिया मैंने आपको कि ये बात कैसे करना है, तो भाई ठीक है, ये डॉटेड नहीं, इसको ऐसे ले गए, यानी कि इस सरफेस पे इधर ऑब्जेक्ट है, तो लो जी यहाँ इमेज कहीं बनेगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब ये एंगल आपको यहाँ पे, अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आर होगा, ये टोटल एंगल आई है आपके लिए, दिस इज टोटल एंगल आई, ये आर हो गया। अच्छा अब अगर ये एंगल आई है, ओके, एंड दिस एंगल इज आर, ये कौन सा एंगल है भाई, अल्फा, ये कौन सा एंगल है जी, बीटा, यस, देख रहे हैं ना, मतलब बीटा, ये एंगल कितना है, गामा, ये कौन पॉइंट आई। सो आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटा पास पास, कोई बड़ा बनाने का तरीका नहीं, करके देख लो भाई, आप कुछ ऐसा ही बना। अगर आप कहोगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते तो सर ये वाला एंगल बड़ा हो जाता, और फिर ये और कुछ हो सकता था, तब भी करो इधर ही कहीं फंसेगा, ऐसा ही होने वाला है। सो नाउ यहाँ पे अगर ये पॉइंट एम है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल करके आप एन बनाओगे, तो मॉक मतलब एम ओ सी, दिस टोटल एंगल इज आई, दिस इज अल्फा गामा। सो अगर यहाँ पे मॉक देखोगे तो क्या हो गया, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। मिक देखोगे तो क्या मिलेगा,
MIC. So this is MIC. MIC. This is MIC. ये कितना है एंगल हमारा R है. ये कितना है बीटा. R plus beta is equal to gamma. R plus beta is equal to gamma. So I is equal to यहाँ क्या हो गया गामा माइनस अल्फा. यहाँ R is equal to क्या हो गया गामा माइनस बीटा. कर लो. बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज करके दिखा रहा हूँ. सो साइन आई अपॉन साइन आर एक स्टेप लिख रहा हूँ और अगले स्टेप में सारा स्टेप्स गायब करते हुए टेन गामा, तो टेन गामा की वैल्यू लिखूंगा एम एन अपॉन एन सी, यानी कि 1/PC लिख दिया स्टेट में, माइनस 1/PO, मतलब सारे स्टेप्स खाते हुए 1/PC और माइनस 1/PI ऐसे लिख दिया. ये साइन आई. अब इसको मान लो μ1, इसको मान लिया μ2. अच्छा सर इधर भी करने जाओगे डेंसर टू एरर तो तब क्या होगा. देखो ये अच्छी बात है इस वाले डायग्राम में डेंसर टू एरर में. तो सर डेंसर को अगर μ2 मान लिया जाए, रेयर को μ1 माना जाए और फिर डेंसर टू रेयर लिया जाए तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाएगा. अगर आप सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने. मैंने बोला कि अगर रेयर को μ1 और डेंसर को μ2 मान कर चले हम लोग, तो जैसे अभी पीछे जब डिराइव किया तो हमने ठीक है पहला रेयर टू डेंसर लेके चले थे हम लोग, μ1 और μ2, ये रिजल्ट आ गया. अब तुम कहोगे जी यहाँ डेंसर मतलब μ2 और ये μ1 और लाइट ऐसे जा रही है, और फिर साइन आई अपॉन साइन आर करोगे तो साइन आई अपॉन सार इस बार वहां पे करते थे तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या था, μ2/μ1 आता था. यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर करोगे तो क्या होगा, μ1/μ2 आ जाएगा. तो फिर उस केस में रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो सेम रिजल्ट आने का क्या तरीका है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो. तो सेम सेम रिजल्ट है, उसका आने का तरीका क्या है, द फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट चल रही है उसको मानो μ1, चाहे वो डेंसर हो या रेयर हो, और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको मानो μ2 ऑलवेज. तो आपका रिजल्ट का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट विल रिमेन सेम. आई रिपीट, द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम वेयर द लाइट, यानी कि जिसको इंसिडेंटिंग मीडियम कहेंगे आप, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 और दूसरे वाले को μ2 मानो, तो साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज आप μ2/μ1 लिखोगे. वो अलग बात है कि जब आप यहाँ सॉल्व करने जाओगे तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बड़ा होगा और μ2 छोटा होगा, तो भाई ठीक है ना, इस केस में 1 μ2 की वैल्यू 1/समथिंग कुछ हो जाएगी, बट रिजल्ट का फॉर्मेट नहीं बदलेगा. तो मेरा तो तरीका ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताना पसंद करता हूँ. राइट, मैंने कि मेरे हिसाब से μ2 माइनस दिस ऐसे लिखा, फर्स्ट मीडियम इज μ1, सेकंड मीडियम इज μ2. अब अगर भाई ये रेयर टू डेंसर का निकाला है, डेंसर टू रेयर निकालते हैं तो देखो जी μ1 हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि मेरा तो फर्स्ट मीडियम μ1 होगा तो डेंसर ये हो जाएगा, यानी कि बड़ा होगा, रेयर छोटा होगा, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट. बट रिजल्ट का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा. मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ. आप चाहो तो भाई रेयरर को μ1 और डेंसर को ऑलवेज μ2 मानो, और फिर थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा. सो मैंने यहाँ पे ये μ1 और ये μ2 लिया है भाई. अब ये डेंसर टू रेयरर नहीं है, ये तो मैंने रेयर टू डेंसर लिया है. रेयर टू डेंसर है तभी तो नॉर्मल की तरफ गई, और अगर ये डेंसर टू रेयर होता तो ये नॉर्मल से अवे जाती, इधर कहीं पे हो जाता. तो थोड़ा ट्रायंगल का ये तरीका बदलता, कोई बात नहीं, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो फिलहाल मैं इसमें करके दिखाया. सो लाइक दिस. अब इसको आप सॉल्व करोगे, साइन आई अपॉन साइन आर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी μ2/μ1 and 1/PC minus 1/PO is equal to 1/PC minus 1/PI. क्रॉस मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट में मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि आप देख लें. सो μ2/PC माइनस μ2/PI, फिर अगले स्टेप में μ1/PC एंड फिर माइनस μ1/PO, फिर और अगला स्टेप कर दो तो ये क्या हो जाएगा μ2, इसको उधर लेके जाओ μ2 माइनस μ1/PC आ जाएगा, और ये PI इधर आके प्लस आ जाएगा μ2/PI, फिर माइनस μ1/PO हो जाएगा. और अब यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है क्या, PO माइनस यू, PI माइनस V, PI माइनस V एंड PC माइनस R, सबके साइन रख दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस R रखोगे, माइनस V रखोगे, माइनस U रखोगे, सब कट जाएगा. तो रिजल्ट क्या आ गया, μ2 माइनस μ1/R इज इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस μ1/U. दैट्स ऑल. यही होगा ना भाई, हो गया. अब अगर किसी को दिल करे कि सर मैं डेंसर टू रेयर करना चाहूंगा, दिस इज μ1 सर एंड दिस इज μ2, चल बेटा जल्दी से उसको करके और रिजल्ट दिखाई देते हैं. तो मैं तुमको रिजल्ट में क्या चेंजेस आएगा अगर आप
पहले डेंसर को म्यू 2 और रेयर को म्यू 1 मानोगे, तो मेरे ख्याल से इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं. यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट हाउ इट विल बी डन, राइट? So I hope you guys are understanding this point. So I would like to show you this concave का, जैसे मैंने ये रेयर टू डेंसर दिखा दिया, ये म्यू 1, अब रेयर टू डेंसर म्यू 1 म्यू 2 ऐसे मान के. अब अगर मैं कॉनकेव को डेंसर टू रेयर दिखाऊं, तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, और फिर उसको दो ऑप्शंस लेके चलेंगे. मैं इसको मतलब, जैसा मैं कहता हूँ कि पहले मीडियम को मैं डेंसर, हमें जो फर्स्ट मीडियम उसको म्यू 1, दूसरे को म्यू 2 लेके चलेंगे, तो रिजल्ट कैसे आएगा, और अगर हम उसको उल्टा मान के चलते हैं तो कैसे रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ मैं. एंड फिर आपको थोड़ी, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतरीन समझ होगी. सो लेट्स लुक हियर. कॉनकेव डेंसर टू रेयर दिखाना है, और मैं चाहूंगा कि लाइट रे हमारा कैसा बने. हमारा लाइट रे एक्सरसाइज, अब सपोज करो आई से दैट दिस इज, यार ये थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर होना चाहिए. ठीक है जी, ले लीजिए. नाउ आई एम सेइंग कि ये आपका डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और दीदी ये डेंसर मीडियम है. आप इधर एयर मीडियम है, और आपने डिसाइड किया कि वो कॉनकेव है. फाइन. इस जनाब का सी कहाँ होगा, यहाँ कहीं सी ले लो भाई, यहाँ कहीं सी ले लीजिए, ये सी है यहाँ पे. अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है, चलो भाई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ले लिया. तो ऑब्जेक्ट को आपने डेंसर मीडियम में कंसिडर कर लिया. ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम. ओके, नाउ यू आर चूजिंग अ लाइट रे. तो ठीक है, लाइट रे चूज करते हैं हम लोग. ये लाइट रे लिया, यहाँ से इंसिडेंट करा है, यहाँ इंसिडेंट करा है. ओके जी. अब इसके ऊपर एक नॉर्मल ले लो, ले लो, ले लिया नॉर्मल. ये नॉर्मल हो. अब ये लाइट रे डेंसर टू रेयर गई है, नॉर्मल से अवे जाएगी, पक्का, कोई डाउट नहीं. तो नॉर्मल से अवे, तो सर ये भी होगा ना नॉर्मल से. ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर पहले, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये आई हो गया, तो नॉर्मल से अवे ये हुआ, तो ये तो डेंसर की तरफ, आई मीन नॉर्मल की तरफ मुड़ गया ना. ये डेंसर टू, ये ध्यान रखना होगा बच्चा. ये हियर आई एम सेइंग, ये ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ये नहीं कि आप इधर दिखा दोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है. तो इधर दिखाओगे तो ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, आपको नॉर्मल से दूर दिखाना है, तो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस. ऐसे दिखाओगे तो लाइट रे इधर कहीं आएगी, इमेज बनाने के लिए प्रिंसिपल एक्सेस. दिस इज समथिंग, मजबूरी है, अब क्या करोगे. तुम कहो सर ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे, अरे कुछ भी करो ऐसे ही जाएगा. यहाँ जब तक यहाँ ऐसे रहे तो इन्फिनिटी पे गई, ऐसे गई तो इधर कट करेगी, और नॉर्मल से अवे जाना है तो कुछ तो ऐसे होना ही पड़ेगा. तो उस केस में तो आपको कान दिखाना पड़ेगा, कि दिखाना ही पड़ेगा. सो भाई रे ले, हमने इसको चली जाए ऐसे दिखा दिया, थोड़ा और आ जाएगी. देखो जी, ये ऐसे चली गई, नॉर्मल से अवे चली गई. अब अगर कोई भी बंदा देखेगा कि अरे ये इंसिडेंट रहे, ये ऐसे गई है, तो साफ पता चल रहा है ना भाई कि वो क्या, हम जिधर ऑब्जेक्ट है इधर इमेज बन रहा है. तो ये आपको मतलब, ये तो बहुत बेसिक जजमेंट्स हैं. सीख स्टूडेंट को पहली दफे बताना चाहिए. सो वी आर सेइंग दिस इज ओ आई, या सी. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको चूज करना है. क्या हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये आई है. आर क्या हुआ, ये हुआ. एम कहाँ लोगे, इस पॉइंट पे लोगे, ये एम है हमारा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एन होगा. अच्छा, ये एंगल क्या होगा, अल्फा. ये एंगल क्या होगा, बीटा. ये एंगल क्या होगा, गामा. मॉक एन मिक आ गया आपके पास. तो अगर आप यहाँ मॉक लेंगे तो मॉक क्या बनेगा, दिस इज आई, दिस इज गामा. मीन एमओसी की बात हो रही है, एम ओ सी. क्या ट्रायंगल लिखेंगे, ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे. so this is I, this is gamma, and this is alpha. So I is equal to gamma plus alpha. और मिक की बात करें, ट्रायंगल मिक की बात करें, तो क्या इंप्लाइज कर रहा है, आर आउटसाइड है, बीटा प्लस गामा हो गया यहाँ पे.
तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। हो गया जी। अब मैं सीधा सीधा साइन आई अपॉन साइन आर का एक सब सारे स्टेप्स उड़ा के साइन आई अपॉन साइन आर कर रहा हूँ, और 1/PC, 1/PO, 1/PI एंड 1/PC ऐसे लिख दिया। आई मीन क्या क्या स्टेप लिखना है, और ये लिख दिया जी फाइनल। अब यहाँ से दो स्थिति बनती है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। पहले मानो μ1 फर्स्ट मीडियम, जो मेरा वाला तरीका है, और μ2 सेकेंड मीडियम, ये मेरा तरीका है। ये कह रहा है μ1 रेयरर, μ2 डेंसर, ये दो तरीके से। तो अगर आप μ1 फर्स्ट एंड μ2 सेकेंड मानेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये फर्स्ट अपॉन सेकेंड मीडियम यानी कि μ1/μ2 आएगा। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, μ2/μ1 आएगा। सो μ2/μ1 आएगा तो μ2/PI एंड μ2/PC एंड देन μ2/PC। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, μ2/μ1 कह दिया ना मैंने, तो μ2/μ1 तो μ2/PI, μ2/PC, और यहाँ μ1 है तो μ1/PC एंड दिस इज μ1/PU। भाई अगर आप μ1 फर्स्ट एंड μ2 डेंसर टू रेयर का आपने डायग्राम देखा है, डेंसर टू रेयर कोई भी देखेगा इंसिडेंट रहे, ये आर बड़ा हो गया तो डेंसर टू रेयर चल रहा है। तो भाई मेरे मेथड से हिसाब से मैंने देखो ये व्हाइट कलर से इसको लिखा है, इसका कलर बदल दूंगा, अभी इसको लिखूंगा μ1 और ये लिखा μ2। मतलब मैंने एजम्पशन है कि मेरे तरीके से फर्स्ट मीडियम इज μ1, सेकंड मीडियम इज μ2, मैं ये लेके चलता हूँ। और इसका तरीका, मैं इसका कलर बदलना चाहूंगा इसलिए ऐसे हटाता, और यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि μ2 हमारा डेंसर है भाई, ये कह रहा है μ2 डेंसर है, μ2 डेंसर और μ1 रेयर, ये तरीका हो। तो फिलहाल तो हम अभी ये वाला कर रहे हैं, तो ये वाला कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये सिचुएशन आगे μ2/μ1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या बनेगा, μ2/PC, μ1/PC से आप उधर ले जाओ, और फिर अगले स्टेप में ये क्या बन गया, μ1/PO है और μ2/PI है यहाँ, तो ये इधर आके क्या होगा, माइनस μ2/PI हो गया, और यहाँ प्लस μ1/PO हो गया। चलेगा, ओके। डाल दो यहाँ पे, ये पॉइंट पी है तुम्हारा, पीसी किधर है, इधर की तरफ, प्लस आर होगा। सो ये आ गया μ2 माइनस μ1/r, प्लस आर है, ठीक है, माइनस पी आई किधर है, इधर की तरफ, माइनस भी लिखेंगे आप, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो μ2/v हो जाएगा। और μ1/PO, PO किधर है, इधर, माइनस भी लिखेंगे आप, तो ये प्लस था ये माइनस था, तो ये माइनस हो जाएगा। तो जी मैंने जो रिजल्ट कहा था वो आ गया आगे। अब इधर से देखे तो सर क्या हो रहा है, चल भाई करते हैं उसको भी। तो सर उस केस में ये बना μ2 और ये बना म्यू, पीले कलर के हिसाब से ये पीला पीला यूज किया, हिडन से टू रेड। तो अब साइन आई अपॉन साइन आर लिखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1/μ2 आएगा ना भाई। सो यू आर गोइंग टू राइट μ1/μ2, तो दिस इज नाउ μ1/PI, μ1/PC and is equal to μ2/PC and μ2/PO, μ2/PO. So now if you look at this, so ये μ1/PC है, ये μ2/PC है, तो मैं यहाँ पे आ, मैं PC वाला टर्म को इधर लिखना चाहूंगा, तो आई विल से μ1 माइनस μ2/PC, और इधर क्या आएगा, μ2/PO एंड माइनस μ1/PI, लिख दिया। अब साइन का मेथड डाल दो, PC क्या है, प्लस आर, ओके, सो दिस इज μ1 माइनस μ2 प्लस आर हो गया, एंड μ2/PO, PO इज माइनस Q, एंड PI इज माइनस माइनस यहाँ प्लस, सो μ2/। सो अब आप देखो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आया क्या, इफ यू लुक एट दिस हियर, सो हियर द रिजल्ट इज μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r is equal to
एक मिनट, यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। यस, देयर इज समथिंग। ये μ1/pi था ना, तो ये μ1 है हमारा। दिस इज हाउ वी वर डूइंग मिस्टेक। सो pi इज माइनस, तो ये म्यू, इसको काट के, यस, ये एरर हो सकता था और ये परेशान कर देता। तो दिस इज μ1, μ1/v है ये। तो आपके पास रिजल्ट क्या है? μ1 माइनस μ2/r इज इक्वल टू μ1/v माइनस μ2/u। सो क्या बदला भाई? इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में कंपेयर करें आप जरा। इफ यू लुक एट दिस, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट मीडियम इज μ1, सेकंड इज μ2। ये हमारा फॉर्मेट के हिसाब से सेम रिजल्ट आया। और इनके लिए डेंसर एंड रेयर के अगर हिसाब से चलो कि भाई μ2 डेंसर होगा और μ1 रेयर होगा, तो इसको जब इन्होंने μ2 मान लिया, इसको μ1 मान लिया, तो इनका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया? μ1 माइनस μ2/r इज इक्वल टू μ1/v माइनस μ2/, दिस इज हाउ इट हैज कम। अब आप कहो कि सर इसको उस फॉर्म में लिखे, μ1/r, μ1/r माइनस μ2/r इज इक्वल टू μ1/, अच्छा अगर 1 μ2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करना चाहेंगे? तो ये हमने माना कि μ2 डेंसर होगा और μ1 ये, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? μ1 से। तो यहाँ क्या हो गया? 1 - 1 μ2/r आ गया। और ये क्या हो गया? 1/v। और ये क्या हो गया? 1 μ2/, तो ये रिजल्ट डिफरेंट आ गया ना। बट बाय इवन इफ यू गो बाय दिस मीन्स, फाइनल आंसर को ठीक से अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So what do I do is I take the first medium is always as a μ1 and second as a μ2, and मैं अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में एक रिजल्ट रखना चाहता हूँ। बट डिफरेंट ऑथर्स गो फॉर दिस एंड डिफरेंट ऑथर्स गो फॉर दिस। So I hope you guys are understanding this point, right? So we have done all those derivations जो इससे related है, मैं ये सब कुछ किया है। Now we should go for few questions, right? और फिर देखना चाहिए कि आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो, हाउ यू आर एबल टू डू इट। सो आई एम टेकिंग 1 or 2 क्वेश्चंस हियर। ठीक है जी। तो मैं एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हियर। दिस इज, तो आई एम नॉट पुटिंग इन वर्ड्स, सीधा सीधा आपसे ऐसे रख रहा हूँ। लेट सपोज एक रॉड है, दिस इज अ रॉड लाइक दिस, एक रॉड है, आपने कुछ इस तरीके का रॉड देखा होगा। और मैं यहाँ पे, राइट, so I'm taking, और मैं इसमें से बहुत सारा पार्ट यहाँ से हटा दूंगा। सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट एंड या, सपोज इस तरीके का कोई रॉड है। तो आपको ये रॉड दिख भी रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि आपको एक साइड रॉड का जो है कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। ये आप तो रॉड के बाहर होंगे तो आपको रॉड का वो एंड कैसा दिखाई देगा? कॉन्वेक्स दिखाई देगा, लाइक दिस। तो ये कॉन्वेक्स साइड है। और सपोज करो ये ग्लास रॉड है, आई एम सेइंग दिस इज अ ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और ये कॉन्वेक्स साइड है। अगर इस कॉन्वेक्स साइड का आर रेडियस मैंने रखा 20 सेंटीमीटर, कितना रख दिया? 20 सेंटीमीटर, इसका आर 20 सेंटीमीटर। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि बीचों बीच यहाँ कहीं पे, चलो ये कलर अगर नहीं जचता तो यहाँ से उठा के दूसरा कलर डाल देते हैं भाई, चलो लेट्स सी। यहाँ पे ये हमने ले लिया, और इसके ऊपर बीचों बीच कहीं किसी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट्स सपोज हियर इज ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, दिस इज 40 सेंटीमीटर, ये आर 20 सेंटीमीटर है।
ग्लास का है तो ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. तो I'm asking where the image will be formed. Find position of image. Find position of image. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये सरफेस है और ऑब्जर्वर इधर कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर होगा, इधर से कहीं पे ऑब्जर्वर है. ठीक है जी. और इस ऑब्जर्वर के बारे में कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर के बारे में मेंशन किया जाए, तो मैं इस ऑब्जर्वर वाले बात को हटा भी देता हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी. फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज सीधा पूछ दिया गया. क्या करेंगे हम? तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बच्चा, हाउ आई एम यूजिंग दिस. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये 1.5 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1 म्यू 2 माइनस 1/r 1 म्यू 2 अपॉन v माइनस 1/u. ओके. अब लाइट रे, आई मीन ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसका इमेज बनना है इस सरफेस, यानी कि इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका इमेज कहाँ बनेगा? क्वेश्चन था फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस. थ्रू कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ बने? तो 1 म्यू 2 माइनस 1/r इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हमने पढ़ लिया है, हमने इसको अप्लाई करने जा रहे हैं. अब डेंसर टू रेयर जा रही है. 1 म्यू 2 में हमारा मीडियम 1 और मीडियम 2 में, मीडियम 2 कौन है यहाँ पे? हमारा यहाँ म्यू 1 है हमारे लिए, तो ये मैं अपने इस फॉर्मूला के हिसाब से म्यू 1 है और म्यू 2 हमारा 1 हो गया. सो 1 म्यू 2 की वैल्यू रखने जाएंगे तो ये क्या आएगा? 1/1.5. भाई 1 म्यू 2 होता क्या? 1 म्यू 2 इज म्यू 2/म्यू 1. तो हमारा म्यू 2 कितना है? 1. म्यू 2 1 है और ये कितना? 1.5. मेरे अपने हिसाब से मैंने ऐसे रख दिया, -1, ये -1 लिखा अपॉन आर. आर कितना रख दिया? -20. 1 म्यू 2 अगेन 1/1.5. वी पता करना है, माइनस यू कितना है जी? -40. सो अब ये क्या बना सर? ये आपको पता चला ना कि 1/1.5 है. 1.5 इट वॉज 3/2. दिस इज 3/2, तो 3 यहाँ और 2 ऊपर चला गया, यानी कि 2/3 हो गया. तो दिस इज 2/3 माइनस 1. 2/3 माइनस 1 एंड दिस इज -20. ये कितना आ गया जी हमारे पास? दिस इज अगेन 2/3. दिस इज 3/2, सो 2 ऊपर चला गया, दैट इज 2/3v और माइनस माइनस प्लस 1/40. तो 2 - 3 ये ऊपर जाएगा तो ये -1 बना और -1/3 आएगा और एक माइनस है यहाँ पे. 2/3 -1, सो 2 - 3 दैट इज -1 हुआ, -1/3 और एक माइनस आएंगे तो ये 1/60 हो गया. 1/60 इज इक्वल टू 2/3v आ गया और प्लस 1/40 हो गया. सो इफ यू सॉल्व इट फर्दर, so 1/60 minus 1/40 is equal to 2/3v. अब इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं. सो दिस इज 40 माइनस 60 इंटू 40 इंटू 60 ऐसे कर दिया, इज इक्वल टू 2/3v लिख दिया. अब ये ऊपर क्या आया? 20 आ गया, -20 आया. इस -20 से इस 40 को काटेंगे तो क्या होगा? -1/2. यानी कि आपका रिजल्ट क्या आएगा? -1/20 इज इक्वल टू 2/3v. So v is how much now? So v is equal to -240/3. ये आंसर हो गया. सो व्हाट यू सी, आई मीन अगर ऑब्जर्वर इधर है तो ये ऑब्जेक्ट इसको या इधर नहीं दिखाइएगा, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं बनेगा ऐसा. इफ यू लुक एट दिस हियर, राइट, ये हम लोग कॉन्वेक्स पे कर रहे थे, तो हमने यहाँ कुछ किया था ना, यहाँ पे इस जगह पे कि भाई इधर भी इमेज बन सकता था अगर ये रे ऐसे जाएगी, लाइक डेंसर टू रेयर जा रही है, अवरी जा रही है, नॉर्मल सर्वे जाकर के ये पीछे लेके जाएंगे इधर कह रहे थे ना, जैसे यहाँ पे बना है ये देखो और पीछे बन गया यहाँ. यही सिचुएशन वहां पे बन गया एक तरीके से. द सेम सिचुएशन हैज गॉन लाइक दैट. अगर इसी को पूरा 180 डिग्री से फ्लिप कर दो, 180 डिग्री से फ्लिप कर दो, यही चीज होगा ना. यहाँ पे रेड डायग्राम बना हुआ, ऐसे लेके जाओगे, फिर ये 80 से डालोगे, फिर वो पीछे लेके जाएगा, यही होगा. रिजल्ट आ गया. सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन अप्लाइड. एंड मैंने आपको ये भी बताया कि देखो, जो मैं मान के चलता हूँ कि फर्स्ट वन इज म्यू 1, सेकंड इज म्यू 2, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो इस डेंसर टू रेयर के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने ये यूज किया सेम. और उसमें म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू जैसे रखनी थी रख दिया, ऑल्टर करके आंसर निकाल दिया. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ आई वुड
लाइक टू शो यू वन वेरी गुड क्वेश्चन, एंड उस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा बेहतर तरीके से सीखिए। ये एक बड़ा बेहतरीन आप एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं। तो सी, हमने तो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक स्फेयर रख देता हूँ, दिस इज स्फेयर, राइट। और इस स्फेयर का ये बहुत समझदारी से इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट मारना है आपको। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है जी, राइट, ऐसे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अब मैं, ऐसा है कि इधर कहीं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ मैं, आई प्लेस ऑब्जेक्ट हियर, मैंने बोला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से इस वाली जगह से, ये हटा के ऐसे यूज करते हैं, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस वाले से, मर्जी है जी, मैं कोई भी डाटा चूज कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यूज कर लिया 30 सेंटीमीटर, टाइम नहीं डाला, वो आप सोचिए। और इस स्फेयर का रेडियस मैंने माना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का ही। अच्छा, ये 15 पे ना, और ये 30 है, तो थोड़ा आपको लगेगा कि शायद सर ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो मैं 12 भी रख सकता हूँ, 18 भी रख सकता हूँ, मर्जी आप। तो यहाँ 12 लिख देते हैं। सो नाउ आई हैव टेकन इट 12। कैसे होएगा वो हम देखें, क्या करना है। यहाँ पे हमने ले लिया 12, दिस इज 12 सेंटीमीटर, इट इज 12 सेंटीमीटर। देखिए आप, ये हाउ वी आर एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट, हाउ वी आर एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट विच वी लर्न राइट नाउ। ये 12 दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये तो ग्लास क्या है जी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान लीजिए। ये ग्लास का स्फीयर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा आपने। अगर फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। तुम कहोगे सर आपने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा है, ये क्या कर दिया आपने। चलो जी, क्या किया आप देखिए। सो फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस पे पहले लाइट रे पड़ेगी, लाइट रे विल बी, मैं कैसे दिखा रहा हूँ देखिए, यहाँ पे एक लाइट रे डाला। हमें पता है कि यार यहाँ पे ये सेंटर है इस सरफेस का, ये नॉर्मल पड़ना चाहिए इसका कुछ इस तरीके से। कहाँ बनाएंगे वो बात की बात है, रे डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नाउ हियर, ये हमने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और पहला रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा। सो रेयर टू डेंसर गई है लाइट, ऑब्वियसली। मैंने अपना फॉर्मूला यूज किया और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैंने फर्स्ट पार्ट को यूज करना स्टार्ट किया। 1 म्यू 2 - 1/r, ये बार बार चिपक जा रहा है, दैट्स इज वेरी बैड। Yeah. 1 mu 2 minus 1, 1 mu 2 minus 1 by r is equal to 1 mu 2 upon v minus 1 by u. राइट, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो डेंसर 1.5 है, ये 1 मान लो, इसको एयर मान लिया। सो 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या होगी, 1.5 माइनस 1, आर कितना है जी, इसका इधर है आर, सो +12। 1 म्यू 2 1.5, वी पता करना है माइनस, ये कितना जी, यहाँ से -30। सो 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 1/24 हो गया ये। और ये 3/2v लिख दिया, और ये कितना हो गया, +1/30। अब यहां से आगे बढ़े। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को, दिस इज सेइंग कि भाई 3/2v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/30। इसको सॉल्व करने जाएंगे, 30 माइनस 24 दैट इज 6, और नीचे कितना हो गया, 24 इंटू 30। काट दिया जी यहाँ से 1/4, so this is 1/120, so 3/2v is equal to 1/20। Now again, v is equal to how much, 120 into 3 divided by 2, so this comes out 180, plus में आ गया, it is coming in plus। भाई I have solved it, मैंने कोई गलती थोड़ी की है। ये -1/u माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.5/v हो गया, ये बिल्कुल साइन ठीक रखा है। सो 1/24 1/30, ओबियसली ये बड़ा है ये छोटा है, इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा रिजल्ट भी। कितना बोला मैंने, ये कितना आंसर आया, +180, आई सेड दिस +180।
तो जरा इसको ठीक से लिखते हैं, नहीं तो ये, सो ये आई से दिस इज प्लस 180, ठीक है जी, प्लस 180 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब सर इमेज बना कहाँ है यहाँ पे, तो इसको रे डायग्राम से जरा दिखाएं सर। प्लस 180 दिखाना है इस जगह से, इस वाली जगह से प्लस 180। ये पोल माना आपने, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस इधर होगा। इसका मतलब सर ये रे डायग्राम कुछ ऐसे जा रही है, यस 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 यस, खूब दूर कहीं पे जा करके। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ऐसे ऐसे बोल के, देखो भाई ऐसे, मैंने बोला कि देखो ये तुम मान लो कि यही वाला डिस्टेंस यहां से ऐसे दिखा दिया कि ये जगह, अब तुमको ये हजम करना पड़ेगा जो बात मैं कह रहा हूँ, ये वाले डिस्टेंस 180 प्लस 180 आ गया ऐसे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, दिस इज प्लस 180 सेंटीमीटर, ये रे डायग्राम हो, पहला रिफ्लेक्शन हो गया जी। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि इस रिफ्रैक्शन से यहाँ बनना चाहिए था। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ बच्चा लोग जरा, मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ। क्यों डॉटेड किया? अरे बाबा ये रे जो आ रही थी यहाँ पे, ये रे तो इस पे इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ये जा थोड़ी पाएगी इधर। तो पहले रिफ्लेक्शन से ये बना, ये है फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन तुम कहोगे तो आप तो सिंगल रिफ्रैक्शन ही पढ़ाए हो, गुड, सिंगल सिंगल डबल लगा देंगे, दो बार लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से ये पोजीशन है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड, चूंकि सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, जब सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा तो फिर रे डायग्राम के तरीके से सोचे सर, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें। अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया भाई। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कुछ ऐसा बनेगा, आपको एक ट्रेंड करने के लिए, यहाँ पे ये आई था, ये हमारा आर बना, तो ये R1 कह लिया, ये आई हो गया। अब इसको क्या कहेंगे आप, R2 कह दो, या आई, आई R1, इसको R2 कह दो, या R2 कह दो, या I2 कह दो, कुछ भी कह लो। तो लेट सपोज हम इसको I2 कह रहे हैं, अभी दिमाग में इसको R2 भी कह सकते हैं। एंगल का क्या है, ये कोई थोड़ी है कि R लिखा तो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो यहाँ पे ये इंसिडेंटिंग एंगल I2 लेती है। चलो, अब हमें नहीं मालूम है कि ये वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ जाएगी, है ना हमारे पास तरीका, क्या करेंगे, फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। अब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है सर, तो हम तो सिर्फ वही फॉर्मूला लिखेंगे, 4 सेकेंड रिफ्रैक्शन, 4 सेकेंड रिफ्रैक्शन, 4 सेकेंड रिफ्रैक्शन। चलो जी, तो 4 सेकेंड रिफ्रैक्शन अगर हम गए, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस, अगेन 1 μ2 minus 1 by r is equal to 1 μ2 by v minus 1 by u। अब डेंसर टू रेयर जा रहे हो सर, μ1 तुम्हारा ये हो गया, μ2 तुम्हारा 1 हो गया, तो 1 μ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 μ2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 इज दिस, 1 इज दिस, 1/1.5, तो 1/1.5 को क्या कहेंगे, 1/3/2 है, तो ये उल्टा होकर के क्या आ गया, 2/3 आ जाएगा। समझ गए ना, यानी कि 1 μ2 की वैल्यू कितनी होगी, 2/3, तो 2/3 माइनस 1, आर कितना लिखो, इसका आर तो सर इधर है ना, नाउ इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये पोल है इसका, और इस पोल के लिए इसका आर इधर है, सो -12। ये क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं, ये हाउ टू अटेम्प्ट दिस। And if you don't really learn, that is, you can understand, then you are not doing justification with your calendar. So 2/3 minus 1 upon -12 हो गया जी, ये सब की वैल्यूज हो गई। इस 1 μ2 की वैल्यू 2/3, v तो हमें निकालना था -1/u। अब u क्या करे, अरे बाबा ये यहाँ से ये 180 है, और ये टोटल कितना है, एक ये 12, ये और 12 ये 24, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया। चलो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको दिखा रहा हूँ सेपरेट करके, ये वाला कितना है सर, तो 180 माइनस 24, तो 180 माइनस 24 मतलब 156, दिस इज 180 माइनस 24, तो दिस इज 156। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 156 लिखेंगे, 156 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे माइनस में, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये जो रे पड़ रही है इस सरफेस के ऊपर, ये जो रे पड़ रही है, ये रे यहाँ पे कैसी पड़ रही है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग रे के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वर्चुअल, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी,
+156। तो यहाँ से +156। बच्चा, आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। नाउ दिस इज +156 क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कन्वर्जिंग रे पड़ रही है। तो चलो जी, अब क्या हुआ, 2/3 -1, तो अगेन सर ये हमें पता है ना कि ये -1/3 होगा, और -1/3 और ये माइनस है तो ये 1/36 हो गया। तो 1/36 माइनस माइनस उड़ गया भाई, 2/3 भी आ गया, और ये -1/156 हो गया। अब ये माइनस इधर जाके प्लस होगा। सो 2/3v इज इक्वल टू 1/36 और प्लस 1/156, करेक्ट। सो अब क्या करेंगे, अब आप करिएगा क्या, 156 + 36, राइट, 156 × 36, ऊपर सॉल्व किया जी, तो 150 और 30, 180 और 100, आई मीन 192, एंड दिस इज 36 और इनटू 156। किससे काटेंगे, 6 के टेबल में कटेगा 6, यहाँ देखो 6 3 18 12। अब क्या काट सकते हैं, इसको 3, इसको 16, और काटे इसको, दिस कम्स आउट, ये तो हमने यहीं पे 16 और ये 3 कर दिया, इधर 2 से काटे, यस, 1 मिनट, 6 से 6 एंड दिस इज 32, करेक्ट, एंड देन 2 एंड दिस 16, फाइन। और अब इसको काटा तो ये हुआ 8, ये 4 से भी कट सकता था, सो दिस इज 4 चौका 16, और ये 4 3 12 और 4 9 36, दिस इज 4 3 12, 4 9 39, so this is 4, and here 3 into 39, this is 4/3 into 39, and this is 2/3v। कलर चेंज करता हूँ, और here I write this here, so बेटा 2/3v is equal to 4/3 into 39, so v is equal to how much, ये 3 तो साफ हो गया जी, ये 3 साफ हो गया, so this v is equal to 2 into 39/4, this is 39/2 sir, मतलब v इज इक्वल टू 19.5 प्लस में सर, कितना सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये रे, देखो जी, डेंसर टू रेयर जा रहा था तो नॉर्मल से अवे होना चाहिए, यानी कि जितना ये एंगल है, ये एंगल तो अभी वही है, इसको दूर दिखाना पड़ेगा, तो चलो दिखाते हैं। तो सर ये रे रिफ्रैक्ट करेगी कुछ इस तरीके से, और रिफ्रैक्ट करके देखो यहाँ आ गई, ये फाइनल इमेज बन गई जी। अब इसमें आपने क्या दिखाया इसको कि ये एंगल I2 है, और इस एंगल को आप क्या कहोगे, लो ये R2 हो गया जी, इससे ये पक्का एंगल बड़ा है भाई, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे फाइनल इमेज बन गया आपका। इस तरीके से सिंगल का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको हमने क्या कर लिया, डबल में ऐसे यूज कर लिया। तो मैंने आपको आज की इस क्लास में सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो रिजल्ट कैसे डिराइव हुआ, आई हैव मेड यू अंडरस्टूड दैट, एंड साथ ही साथ मैंने उसके एप्लीकेशंस भी करके दिखाया, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। सो गॉड ब्लेस यू, कीप शेयरिंग, कीप liking, keep promoting. Thank you very much for watching this video. See you in next lecture.